गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बेहतरीन होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जेनेटिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्या उस टॉपिक का नाम? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, और कुछ दिनों से हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को देखने वाले हैं। ठीक है, उस पर एक सेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका टाइटल था मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वीएल फर्स्ट, एंड उस सेशन का टाइटल था इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसमें हमने सारी बातें जिक्र करी कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब की कहानी और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये बहुत सारी बातें हमने उसमें डील करी। ठीक है, और कई सारी बेसिक टर्म्स हमने वहाँ पर डील करी। ठीक है, बहुत सारी बेसिक टर्म हमने डील करी। फिर वहाँ पर जैसे कि लोग एक कहानी के फॉर्म में हमने बताया आपको कि जैसे कि कोई मूवी स्टार्ट होने के पहले उसका ट्रेलर आता है। ठीक है, कोई मूवी आने से पहले कोई मूवी आने से पहले 1-1.5 महीने से आगे उसका कुछ ट्रेलर दिखाया जाता है। उससे हमें आइडिया आ जाती है कि इसमें कौन एक्टर कौन है, हीरोइन कौन है, किसका रोल क्या है, प्रोड्यूसर वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी आइडिया हमें एक आ जाती है। लाइक सेम वे हमने उस टॉपिक का मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन टॉपिक देखा कि उस सेशन से हमें आइडिया जाती है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन वहाँ पर हमने देखा था इनके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है, दे आर टोटली ऑन न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए। ठीक है, इसमें ये पूरा तो नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए ओवरऑल नहीं होगा इसमें, और जो आने वाले सेशन में हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, जहाँ एनसीईआरटी का मेंशन करना होगा वहाँ मैं कर दूंगा। ठीक है, स्लाइड में, तो डोंट वरी। ठीक है, तो चलो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो देखो हमारा टॉपिक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका सेशन नंबर 2 है आज का। ठीक है, आज हम न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए देखने वाले हैं। टोटल डीएनए नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं डीएनए में, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए कंपोजिशन, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसमें। डीएनए केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसमें नहीं होगा, तो अपकमिंग सेशन में वो भी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो सेशन नंबर 1 से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे लेना ज़रूरी है। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म से वो क्लियर कर देंगे आपके। ठीक है, इसके बाद का जो अपकमिंग सेशन आएगा उसमें वो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में क्लियर कर देंगे। तो इसमें एनसीईआरटी की लाइन है उसका एक्सप्लेन देंगे, और इसके बाद का जो अपकमिंग सेशन है उसमें हम वो रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में क्लियर कर देंगे आप लोगों का। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहचानते हो। आज का सेशन हमारा न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए के ऊपर है। मेरा नाम तो आप सब जानते हो, हरी राठौर। ठीक है, तो ये होता है टिपिकल डीएनए। ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ट्विस्टेड होता है। ठीक है, ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म का डीएनए होता है हमारा। ठीक है, जिसके ऊपर नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमने जीन के बारे में क्या कहा था, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी को डील कर रहे थे। ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से हमने 28 से भी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी डील करी थी। ठीक है, वहाँ पर जब हमने जीन के बारे में, जब जीन टर्म आई थी तो हमने इस तरीके से उसको डिफाइन किया था, जीन इज़ अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? शॉर्ट सेगमेंट है। किसका? तो डीएनए। जीन इज़ अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जीन की वजह से क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, तो ठीक है भैया, फिर जीन कहो या डीएनए कहो, बात एक ही है, क्योंकि डीएनए के ऊपर नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, काउंट भी नहीं कर सकते हम, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हर डीएनए में क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे, किस तरीके से वो रीड करते हैं, किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस वगैरह होती है, किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक दूसरे को किस तरीके से वो रीड करके पर्टिकुलर जीन्स बनाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रीड करके किस तरीके से बनाते हैं, टेम्पलेट डीएनए वगैरह, बहुत सारी बातें हम इसमें डील करने वाले हैं। तो ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, और आज का सेशन हमारा टोटली कंप्लीट ऑन एनसीईआरटी।
ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, क्योंकि और जो हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन वाला देखा था वीएल फर्स्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये लेना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके बाद का जो अपकमिंग सेशन आएगा मतलब वीएल थर्ड, वो टोटल वीएल थर्ड उसमें हमारा टोटल रिप्रेजेंटेशन का सेशन होगा। और ठीक है, वहाँ पर हम बहुत सारी बेसिक बातें डील करेंगे। ठीक है, बहुत सारी बेसिक बातें डील करेंगे कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ये सारी छोटी छोटी टर्म्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऐसी छोटी छोटी बातें, मतलब दो नाइट्रोजन बेस के भीतर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसी बहुत सारी बेसिक टर्म्स हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो भटकते नहीं, ये सारी बातें वहाँ पर करेंगे जब लेंगे। ठीक है, तो आते हैं आज के हमारे सेशन के ऊपर। तो देखो, एक मिनट। At that time of Mendel, the nature of those factors regulating the patterns of inheritance was not clear. At that time Mendel मतलब जब मेंडल थे मतलब मेंडल का कार्यकाल कौन सा था भैया, बिल्कुल देखा है हमने 1856 से लेकर 1863 तक मेंडल ने वर्क किया। ठीक है, मेंडल ने वर्क किया, फिर 1865 में मेंडल ने पब्लिश कर दिए पेपर। ठीक है, और 1884 में मेंडल का देहांत होगा किडनी डिसऑर्डर की वजह से। मतलब जब मेंडल थे तो देखो, एट दैट टाइम मेंडल द नेचर ऑफ दिस फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर, कि मेंडल ये पर्टिकुलर नहीं बता पाए कि ये जो फैक्टर्स है यही रेगुलेट कर रहे हैं इनहेरिटेंस को। और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था, जब हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तब हमने फैक्टर को लेकर किस तरीके से डिफाइन किया था, समथिंग इज अ रिस्पॉन्सिबल factor is nothing but something is responsible for inheritance of character from one generation to another generation is called as factor। मेंडल का कहना था कुछ तो ऐसा है जो क्या कर रहा है, कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर रहा है एक जनरेशन से लेके आने वाली जनरेशन तक, आगे वाली जनरेशन तक। तो मेंडल इसको पर्टिकुलर नहीं बता पाए कि ये क्या है, फैक्टर की वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है। मेंडल ने ये क्लियर नहीं किया जब मेंडल थे तब, मतलब उस टाइम की बात है ये 1856 से लेके 1883 नियर बाय 1804 में तो मेंडल का देहांत हो गया। ठीक है, उस टाइम की बात है। मतलब क्या है यहाँ पर कि जब मेंडल का अस्तित्व था, तब जब मेंडल जिंदा थे उस टाइम में उन्होंने ये क्लियर नहीं कर पाया कि फैक्टर की वजह से इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो देखो, ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर द नेचर ऑफ द putative genetic material was investigated and culminating in the realization that DNA is a genetic material। बिल्कुल सही है, जैसे कि भैया हमने बात करी, आप ये देखो, ये कौन सी सेंचुरी है, 18th सेंचुरी है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ फिर, 19th सेंचुरी में लेकर 1944 टू 1952 में हर्शी एंड चेस ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और 1944 में एवरी एंड एमसी कार्टी ने बता दिया कि भैया जो मेंडल ने उस टाइम फैक्टर टर्म यूज़ करे थे उसमें जेनेटिक कंटेंट होता है। ये किसने क्लियर किया, एवरी एंड एमसी कार्टी ने 1944, मतलब 100 ईयर आगो। गैप कितना है देखो, 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक, मतलब 1856 से लेकर 1940 नियर बाय 100 ईयर का गैप है। तो वही वो कह रहे हैं कि ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर द नेचर ऑफ द putative genetic material was investigated culminative in the realization that DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो 100 साल के बाद ये रियलाइज़ हुआ लोगों को कि वही जेनेटिक मटेरियल था, और यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया। टोटल देखेंगे हम हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, एवरी एमसी का एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, ये टोटल हम इसमें देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे इस टॉपिक में भाई। और वही इसीलिए हमने वो पहले ही जो आपका इंट्रोडक्शन लेना बहुत ज़रूरी था, और इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी बातें हमने क्लियर कर दी कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या लेने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, हर किसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी कॉन्सेप्ट का रोल बहुत बढ़िया होता है, आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो चलते ही फिर आगे। तो देखो,
ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्लियर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पर मेंशन करी है। ठीक है, तो देखो मेंडल्स फैक्टर आर कॉल्ड एज जीन्स, बिल्कुल सही है। उस टाइम मेंडल ने उसको फैक्टर कहा था, आज हम उसको जीन्स कहते हैं कि उसके बाद में जॉनसन साहब ने बतलाया 1906 में कि फैक्टर यही जीन है करके जॉनसन साहब ने बतलाया। ठीक है, सम जीन्स आर डोमिनेंट एंड सम अदर रेसेसिव, बिल्कुल सही है भैया। हमने कहा कि दो जीन आर एक्सप्रेस इन योर सेल्फ इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एंड दो जीन डज नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ इज कॉल्ड एज रेसेसिव। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो जीन अपना अस्तित्व दिखा सकते हैं, उसको हम डोमिनेंट कहते हैं वैसे जीन को, और जो जीन अपना अस्तित्व नहीं दिखा सकते हम उसको रिसेसिव जीन कहते हैं। बहुत सारी बातें करी है हमने। कैपिटल को हम कैपिटल टी टॉलनेस को शो करते हैं, स्मॉल टी डार्कनेस को शो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने बहुत सारी बातें करी है उसकी, इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंगल जीन्स आर कॉल्ड एज आलिल, बिल्कुल सही बात है। ये टर्म कुछ इस तरीके से, और आलिल जब हमने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो आलिल के बारे में हमने सिंपल कहा था, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन जीन इज कॉल्ड एज आलिल। अब देखो ये क्या है, कैपिटल टी क्या शो करता है, टॉलनेस शो करता है। स्मॉल टी क्या करता है, डार्कनेस शो करता है। तो ये एक अल्टरनेटिव बन गया ना, ये इसका अल्टरनेटिव बन गया, तो ये क्या एक जीन बन गया। तो इसका हाइट क्या, इसका आलिल क्या है फिर, हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट एक कैरेक्टर है और ये इसके दो आलिल है, मतलब ये एक आलिल है। ठीक है, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। यही हमने कहा था कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एन जीन, जिन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म, एक में डोमिनेट होगा तो दूसरे में रेसिसिव होगा, ये अल्टरनेटिव फॉर्म, इसको हमने आलिल कह दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो बिल्कुल सही है, जीन्स ऑकर इन पेयर्स एट द सेम पोजीशन ऑन टू क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। जिन किस तरीके से अरेंज होते हैं भैया, पेयर में होते हैं जिन हमेशा। जिस तरीके से गमेट पेयर में होते हैं, लाइक सेम जिन भी कैसे पेयर में होते हैं। ठीक है, जिन पेयर में होते हैं, हमने देखा है जब हमने एक कॉन्सेप्ट डील कर रहे थे, हम जीन और क्रोमोसोम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, तब हमने बहुत सारी बातें करी थी। इजीली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जीन एंड क्रोमोसोम को लेकर, बहुत सारी बातें सिमिलैरिटी है वहाँ पर। ठीक है, और एनसीईआरटी में भी आपको कन्फ्यूज करने के लिए एक डायग्राम है इसके ऊपर। ठीक है, आप देखेंगे तो द पोजिशंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकस, बिल्कुल सही है। जिस पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर, जिस पोजीशन पे जीन प्रेजेंट है, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। मतलब द पोजीशंस ऑफ द जीन ऑन द पोजीशंस ऑफ जीन दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकस। जिस पोजीशन पे जीन प्रेजेंट होते हैं उस पोजीशन को हम लोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक, ये स्लाइड यहाँ पे आ रही, ये स्लाइड यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। ये हमारी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हमारी, सॉरी एक मिनट, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी और ये हमारा टिपिकल एक सेल है। ठीक है, जिसके भीतर ये जो बाहर है ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, और ये जो अंदर ये ब्लू से मेंशन है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के भीतर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर होता है डीएनए। ठीक है, वहाँ पर होता है डीएनए। तो देखो डीएनए में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, छोटे छोटे जीन्स होते हैं। ठीक है, ये जीन्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए, बिल्कुल। तो इसीलिए जब हमने वो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी जीन, तो हमने कहा था कि जीन इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए बहुत लंबा है अपने आपस में, उसका एक छोटा टुकड़ा है, क्या है, जीन है। इसीलिए जीन इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिनेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज जीन। और जीन के बारे में हमने कहा कि मेंडल ने इसको फैक्टर नाम दिया था, उसके बाद इस पर डिस्कवरी हुई तो जॉनसन साहब ने बतलाया कि फैक्टर यही जीन है। मेंडल साहब एक्चुअली करेक्ट थे उस समय पे, उन्होंने सिर्फ गलती इतनी कर दी कि इसको जीन नाम देने के वजह फैक्टर दे दिया था। ठीक है, और बहुत जीनियस थे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, बहुत जीनियस थे। ठीक है, बहुत जीनियस थे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो वही मेंशन यहाँ पे सेल, क्रोमोसोम, जीन्स, वेरिएंट, ये आपको एक जनरल आइडिया के लिए इस स्लाइड का मेंशन किया है यहाँ पे। देखो क्या होता है, ये सेल है हमारी, इसके भीतर ये क्रोमोसोम। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसा डीएनए होता है, और जहाँ पे वेरिएशन कुछ
अब नॉर्मल डीएनए ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ म्यूटेशन के होने की वजह से इस तरीके से आ जाता है, तो इस वजह से वेरिएशन दिखाई देते हैं, ठीक है। म्यूटेशन है, सारी बातें हमने डील करी है, ठीक है, सारी बातें हमने डील करी और बहुत बेसिक टर्म्स है ये, ठीक है। सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। म्यूटेशन के ऊपर 4 सेशन लिया हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को लेके। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक है। जब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाती है तो आप टॉपिक में आप डरते नहीं हो। और जेनेटिक्स पहले ही इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है आपस में, यार इजीली समझ में ही नहीं आते इसके कॉन्सेप्ट। इजीली बच्चों के इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है जेनेटिक्स पहले ही तो आपस में। नॉर्मल सेल बायोलॉजी के जो टॉपिक होते हैं, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इसके नॉर्मल टॉपिक होते हैं जो हम इजीली गेन कर सकते हैं। लेकिन जेनेटिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए यहाँ पर हर एक स्लाइड के बारे में, हर एक स्लाइड से इम्पोर्टेंट है कि हर एक बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी की वजह से तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। जब आपको लगता है कि यार अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके भीतर, ठीक है, अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप अपने काम पे लग जाते हो, ठीक है, और मज़ा भी आता है उस काम करने में। तो ऐसी सारी बातें होती है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस सारी बेसिक बातें को पकड़ के ले चले आप, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हमने पहले ही कहा आपको, एक पर्पल कलर का आलिल है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, फ्लावर कलर है, ठीक है, और ये वाइट कलर है। तो ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव, लेकिन ये पेयर क्या है, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। पेयर ऑफ क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक पेयर है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, किसका जीन प्रेजेंट है, फ्लावर कलर जीन का प्रेजेंट है। और यहाँ पर इसीलिए इसको हम लोकाई, हमने कहा था द पोजिशंस ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकाई। लोकाई कहो, लोकस कहो, बात एक ही है, ठीक है। लोकाई कहो, लोकस कहो, बात एक ही है, ठीक है। चलते आगे। तो देखो, यहाँ पे पी है, यहाँ पे स्मॉल ई है, यहाँ पे बी है। हमने कहा ना, डोमिनेंट हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ठीक है, दोनों डोमिनेंट। तो यहाँ पे देखो, कैपिटल भी क्या है, होमोजाइगस है। अरे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, सारी बातें डील करी है हमने ऐसे भी कहा है डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर को हमने हेट्रोजाइगस कह दिया था। डिसिमिलर, एक कैपिटल भी है, एक स्मॉल भी है, दोनों क्या एक दूसरे से इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको हमने हेट्रोजाइगस कह दिया। अब देखो, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, होमोजाइगस, लेकिन कौन सा वाला होमोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। स्मॉल ये मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। कैपिटल भी है होमोजाइगस, लेकिन कौन सा होमोजाइगस, तो डोमिनेंट वाला होमोजाइगस, ठीक है। और हमने पहले ही कहा, एक टिपिकल ये क्रोमोसोम है आपके सामने, ठीक है, और ये जो, एक मिनट, और ये जो कैपिटल पी है, कैपिटल ये है, इनका जो जगह, इसको हम क्या कहते हैं, जीन लोकाई को या जीन लोकस को। मतलब ये उसके जीन है, लेकिन जिस जगह पे प्रेजेंट है हम उसको लोकाई या लोकस कहते हैं। हमने वही कहा ना, द पोजिशंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकाई या लोकस, ऐसे भी कहा है हमने, ठीक है। यार कोई मैटर नहीं करता कि आप कैसे बताते हो, अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से डील करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते आगे। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होता है कि आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डील करते आना चाहिए, और ईजी लैंग्वेज में, ईजी एंड इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए यार, जब समझ में आता है ना तो वो कॉन्फिडेंस अलग होता है आगे बढ़ने का, ठीक है। समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जैसे हमने कहा कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड, हम यहाँ पर तो आए ही नहीं है, हमने अभी तक न्यूक्लिक एसिड को फेस ही नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर कर दे, तो अभी तक हमने अपने न्यूक्लिक एसिड को फेस ही नहीं किया। हम डीएनए के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, और ये एनसीईआरटी की कुछ लाइन है जो वहाँ पर स्टार्टिंग, जब टॉपिक ये स्टार्ट होता है, आप देखिए एनसीईआरटी बुक उठाकर, तो जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहाँ पे स्टार्टिंग की 7 या 8 जो लाइन है, ये स्टार्टिंग के एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे, फिर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे जो बहुत बेसिक है, ठीक है। तो घबराना नहीं, हम इस और अब आए हम सही मायने से अब आए हम न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूँ आपका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो देखो, 1869 में फ्रेडरिच मैसेंजर इस नाम के वैज्ञानिक थे,
दो फिजिशियन थे, इन्होंने क्या किया, 22 साल के बाद, मतलब 22 साल के बाद, ठीक है, क्या किया, सीधी सी बात है, इन्होंने क्या किया, एक पुश सेल से आइसोलेट किया, ठीक है, एक सेल को आइसोलेट किया, और जब उन्होंने आइसोलेट किया तो उसके भीतर उनको इस तरीके से सब्सटेंस दिखाई पड़ा सेल के भीतर, न्यूक्लियस के भीतर, तो उसको उन्होंने न्यूक्लियन नाम दे दिया था। सारी बातें हमें रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक बेसिक बनाने का माहौल कर रहा हूँ आपका। अगर नहीं भी बनता है तो ठीक है, हम इसके अपकमिंग सेशन में जो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है वो आप पे टोटल ये सारी बातें हम रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में क्लियर कर देंगे। तो ठीक है, तो देखो ये एक सेल है, मान लो ये पुश सेल है, ठीक है, और इसके भीतर एक न्यूक्लियस है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो 1869 में क्या किया, फ्रेडरिक मैसेंजर नाम के वैज्ञानिक ने, जो फिजिशियन थे, इन्होंने क्या किया, पुश सेल से एक सेल को आइसोलेट किया, ठीक है, और इस सब्सटेंस के भीतर उन्होंने इस न्यूक्लियस के भीतर उनको एक सब्सटेंस मिला जिनको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दे दिया था। एट दैट टाइम न्यूक्लिन नाम दे दिया था, ठीक है, न्यूक्लिन नाम दे दिया था। तो ये जो न्यूक्लिन था इसका नेचर एसिडिक था, ठीक है, दे आर एसिडिक इन नेचर एंड देज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इसलिए नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारी बातें हम देखेंगे जब रिप्रेजेंटेशन इसके बाद का सेशन आएगा रिप्रेजेंटेशन, उसमें सारी बातें देखेंगे। सीधी सी बात है, न्यूक्लिक एसिड आर हैविंग इन एसिडिक इन नेचर एंड दोज आर प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस, हेंस इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एसिडिक इन नेचर का होता है एंड दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इसलिए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियन का मतलब होता है एसिडिक, बिकॉज एसिडिक दे आर हैविंग इन एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सारी बातें डील करेंगे हम। इसके बाद का बार बार दोहरा रहा हूँ मैं, इसका मतलब एक ही है कि इसके बाद का जो सेशन आएगा वो टोटली रिप्रेजेंटेशन के ऊपर होगा, वहाँ पर हम ये सारी बातें डील करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो फिर ठीक कह दिया कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें थोड़ी जानकारी आ गई, वो कुछ इस तरीके से आई कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो भैया एक पुश सेल से आइसोलेट किया फ्रेडरिक मैसेंजर साहब ने, ठीक है, तो उन्होंने एक सब्सटेंस न्यूक्लिन मिला, तो दे आर हैविंग इन एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक इन नेचर का था एंड दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, हेंस इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बट न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, व्हाट आर दे, आरएनए एंड डीएनए। तो वो सारी बातें हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगली लाइन पर। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, डीएनए एक्ट होता है जेनेटिक मटेरियल करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, एक से कुछ वायरस को छोड़कर। तो कौन कौन से वो वायरस है जिसमें आरएनए रोल करता है जेनेटिक मटेरियल का। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग को लेकर, तो आरएनए का कोई काम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। विदाउट आरएनए का डीएनए काम ही नहीं कर सकता। वो कैसे, तो भैया देखो आप मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जो मैसेज लेके आता है साइटोप्लाज्म के भीतर प्रेजेंट होता है, तो डीएनए को क्या करना पड़ता है, डीएनए को सेल के बाहर आकर क्या डीएनए अपनी जैसी कॉपी बना के देता है उसको कि तू जाके वो मैसेज रीड कर, मैसेंजर आरएनए क्या मैसेज लेके आया वो रीड करो और उस तरीके के जीन तू बना, इसीलिए उसका नाम मैसेंजर आरएनए। सारी बातें हम डील करेंगे, डोंट वरी। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते जाएंगे सारी बातें डील करेंगे। एक बेसिक माहौल बना रहा हूँ मैं आपके पास, खाली बेसिक माहौल बना रहा हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि डीएनए एक्ट है जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। बहुत सारी केस में जेनेटिक मटेरियल करके डीएनए एक्ट होता है और कुछ वायरस में आरएनए होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, ठीक है। ये सारी बातें हम देखेंगे आगे, ठीक है। आरएनए आर also act as a genetic material in some viruses, most function as a मैसेंजर, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने पहले ही कहा था आपको कि ऐसा नहीं है कि हमें क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए काम करता है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने का, तो आरएनए का कुछ काम होता नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है बिल्कुल। मैसेंजर जो होते हैं, मैसेंजर यहाँ से वहाँ कैरी करना, ये काम आरएनए की तरफ होता है, ठीक, आरएनए की तरफ होता है। तो आरएनए का जो मैक्सिमम काम होता है तो वो मैसेंजर करके ही काम होता है, ठीक है। और रेयरली केस में वो जेनेटिक मटेरियल
करके एक्ट होता है, ठीक है। रेयरली केस में जेनेटिक मटेरियल करके एक्ट होता है। तो देखो भैया, सीधी सी बात है कि हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड मतलब ईएनए आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर दे? डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द केस में होता है। इसका क्या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, ये सारी बातें हम डील करने वाले। फिर उसके बाद में हम आरएनए के ऊपर आएंगे, ठीक है, आरएनए के ऊपर आएंगे। लेकिन फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं डीएनए के ऊपर। तो आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में का। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड दोनों के स्टैंड है, ठीक है। ये दोनों के स्टैंड्स हैं, ठीक है। जब आरएनए पर आएंगे, आरएनए पे बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन नाउ इस समय हम आरएनए पर फोकस कर रहे हैं, सॉरी डीएनए पर फोकस कर रहे हैं। तो डीएनए की जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर दे? डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, इसका हर एक एटम मॉलिक्यूल किस तरीके से बना हुआ है, वही इस टॉपिक में हम डील करने वाले। क्योंकि क्या है, हम कहते हैं ना कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। तो फिर एक सिंगल डीएनए किस तरीके से होता है, ये कहने से बेटर है कि सिंगल जीन किस तरीके से बनते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनते हैं। और हम सीधी बात कहते हैं, जब हम न्यूक्लिक एसिड को डील करते हैं तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि हम कहते हैं कि सेल आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हम एक सिंगल सेल से बने थे और हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट है। लाइक सेम वे न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये सारी बातें हम इसमें डील करने वाले हैं। एक तो मैं बेसिक माहौल बना रहा हूँ आपका खाली, ठीक है, एक बेसिक माहौल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डीएनए जो होता है, डीएनए आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड आरएनए आर प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म। दो बातें हमने यहाँ पर जिक्र करी है, ठीक है। डीएनए आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड आरएनए आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलते आगे। आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल एज। आरएनए बहुत सारे रोल प्ले करता है। जैसे कि हमें पता है कि कुछ केस में क्या जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, कुछ वायरसेस में, ठीक है। कई भी हमने कहा कि कई मैसेंजर करके एक्ट होता है भैया, ठीक है, कई मैसेंजर करके एक्ट होता है। और किसी केस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल करके एक्ट होता है, ठीक है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल करके एक्ट होता है। तो बहुत सारे रोल प्ले करता है आरएनए। लेकिन डीएनए का सिर्फ एक ही रोल होता है, क्या? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग, जो आने वाली संतानें, हर किसी में ये ट्रांसफ़र करने का काम, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का मतलब दे आर एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, बस। लेकिन ये बहुत सारे रोल प्ले करता है, आरएनए बहुत सारे रोल प्ले करता है, यही समझ में आता है यहाँ पर, तो ठीक है। तो भैया एक बेसिक माहौल बना लिया है हमने इस टॉपिक के लिए कि इसमें क्या होने वाला है, क्या क्या देखने वाले हैं हम। अब हमारे सामने एक हीरो तो आया है डीएनए के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आज देख ली कि डीएनए का अस्तित्व कैसे हुआ, डीएनए किस से आया, न्यूक्लिक एसिड से आया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से डीएनए आया, ठीक है। मतलब न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, व्हाट आर द डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आपका जो अपकमिंग सेशन आएगा उस पर हम डीप बात करेंगे डीएनए को लेकर कि डीएनए का एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, इसमें किस तरीके से ट्विस्टेड होता है, तो कितने बेस पेयर होते हैं, सारी बातें हम डीएनए को लेकर अपकमिंग सेशन में सारी बातें करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड से बचते रहिए, और क्या कह सकते हैं, कोविड से बचते रहिए, अपना ख्याल रखा करिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द सेशन नंबर 3 के साथ, जिसमें हम टोटल बात करेंगे डीएनए को लेकर, सिर्फ डीएनए के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमने एक बेसिक माहौल बना लिया है इस टॉपिक के लिए, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, और जहाँ पे एनसीईआरटी का मेंशन करना इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले सेशन में डीएनए को लेकर बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आपसे फिर से। टेक केयर, बाय बाय।